अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय 11, जिसका की नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। लेकिन इस चैप्टर में हम आगे की चीजें पढ़ें, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो वाक्य हमने लिख रखा है इसका मतलब क्या होता है। तो द्रव्य क्या होता है ये तो आप सभी जानते होंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर द्रव्यमान होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि पानी हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, कार हो गई, ये सभी द्रव्य वाली कैटेगरी में ही आते हैं। और दूसरी चीज है विकिरण, कि किसी भी वैद्युत चुंबकीय तरंग को हम विकिरण कहते हैं, जो रेडियो तरंगों से शुरू होकर के गामा किरणों तक चलती हैं। तो चाहे द्रव्य हो या विकिरण हो, दोनों के ही अंदर द्वितीय प्रकृति होती है, मतलब कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। तो ये दोनों ही प्रकृति एक दूसरे से किस प्रकार का संबंध दर्शाती हैं, वही इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे की चीजें पढ़ें, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है वो ज्यादा जोर इस बात पर देता है कि प्रकाश के अंदर कण प्रकृति होती है। क्योंकि देखो, मैक्सवेल ने ये बात तो समझा ही दी थी कि प्रकाश जो होता है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, एक ऐसी तरंग जिसमें एक वैद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये दोनों ही क्षेत्र प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। और अगर प्रकाश एक तरंग है तो किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो सतत या कहीं कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं आता। तो मान लो हमारी पृथ्वी तक अगर सूर्य से प्रकाश पहुंच रहा है तो वो इन तरंगों के रूप में पहुंच रहा है, जिन्हें हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन मैक्स प्लैंक हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो या और भी कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप, ये मानता है कि प्रकाश के अंदर एक कण प्रकृति होती है। तो मैक्स प्लैंक ने यह बात समझाई कि सूर्य से या किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो सतत नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जैसे मैंने प्रकाश को कुछ इस तरह से दिखाया है, प्रकाश ऊर्जा इस तरह से ना आकर के पृथ्वी तक आती है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, और ये पैकेट ऊर्जा के पैकेट होते हैं जिन्हें कहा गया फोटोन या फिर क्वांटा। और एक पैकेट कितनी ऊर्जा लेकर के आएगा, मैक्स प्लैंक के अनुसार वो ऊर्जा इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रकाश की आवृत्ति क्या है। तो फोटोन जो कि ऊर्जा का एक पैकेट है, उसके द्वारा लाई गई ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि अगर प्रकाश की आवृत्ति को पहली वाली आवृत्ति से 3 गुना ज्यादा कर दिया जाए तो एक पैकेट जो ऊर्जा लेकर के आ रहा होगा वो भी पहले वाली ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। और जब भी हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे इस बार कहा जाता है प्लैंक नियतांक। इससे हम स्मॉल h से निरूपित करते हैं और इसका मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात -34। मात्रक कैसे निकलेगा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और बटे में आवृत्ति ले जाओगे तो जूल प्रति हर्ट्ज कह लो, या फिर आवृत्ति का एक मात्रक होता है 1/सेकंड, तो उसका मात्रक आ जाएगा जूल इंटू सेकंड। तो ये जो प्लैंक नियतांक है इसका विमेय सूत्र भी हम पता कर सकते हैं, ऊर्जा का ml2t-2, और इंटू में अगर आप t करोगे तो क्या आ जाएगा ml2t-1। ये विमेय सूत्र है प्लैंक नियतांक का। और अगर आपको प्रकाश की आवृत्ति का मान पता है तो फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी वो आप कैसे निकालोगे, कि आवृत्ति को डालें आप हर्ट्ज में, और वो जो हर्ट्ज में आवृत्ति है उसका जैसे ही आप प्लैंक नियतांक से गुणा करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जिन पैकेटों से मिलकर के प्रकाश बना है उसमें से एक पैकेट की ऊर्जा कितनी होगी। और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि प्रकाश की जो आवृत्ति है और जो उसकी तरंग दैर्घ्य है उसमें भी एक संबंध होता है, कुछ इस तरह से कि आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश के वेग को तरंग दैर्घ्य से विभाजित करने के बाद मिलती है। मतलब c जो है प्रकाश का वेग वो किसके बराबर होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के। और ये जो संबंध है वो किसी भी तरंग के लिए वैलिड है। तो प्रकाश भी एक तरंग है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसका जो वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8, वो प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के गुणनफल से मिलता है। तो यहां से आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं h का जो प्रकाश का वेग है 3 गुणा 10 की घात 8 उससे गुणा कर दूं, जो कितना आएगा 19.8 गुणा 10 की घात -26, उसको मैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कर दूं विभाजित, और तरंग दैर्घ्य को रखना है मुझे मीटर में। तो जैसे ही मैं मीटर में रखूंगा तो मुझे एक पैकेट की ऊर्जा मिल जाएगी जूल में।
तो ये दो सूत्र हैं किसी भी एक फोटोन की या क्वांटा की ऊर्जा निकालने के लिए। अब चलिए हम ये समझते हैं कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला जो हमने प्रश्न लिया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश की जो आवृत्ति है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब हमें इस प्रकाश किरण पुंज में जो उपस्थित फोटोन या क्वांटा हैं उनमें से किसी भी एक फोटोन की ऊर्जा बतानी है। तो हमें यह बता दिया गया है कि प्रकाश है एक वर्णीय प्रकाश। ऐसे प्रकाश को हम एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं जिसकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य केवल एक ही होती है, उसमें विभिन्न आवृत्ति या विभिन्न तरंग दैर्घ्य वाले फोटोन उपस्थित नहीं होते। तो एक ही आवृत्ति वाले अगर फोटोन है तो सभी फोटोन की ऊर्जा एक जैसी होगी और उसको निकालेंगे कैसे, जो प्लैंक नियतांक है 6.6 × 10⁻−34 उसका गुणा कर देंगे आवृत्ति से। आवृत्ति आपको डालनी है हर्ट्ज में, तो 6 × 10⁻14 हर्ट्ज में ही दे रखा है। जैसे आप हर्ट्ज में डालोगे आपको ये ऊर्जा मिलेगी जूल में। तो 6 का गुणा जैसे ही मैं 6.6 से करूंगा तो 6 × 6 36 आ जाएगा, हासिल 3, और 36 और 3 कितना आ जाएगा 39। तो 39.6 और गुणा 10 की घात कितना बनेगा -20, क्योंकि आधार जब समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकाश किरण पुंज के अंदर जो फोटोन है उसकी ऊर्जा ये है। अगर इसे वैज्ञानिक रूप में लिखना हो तो इस वैल्यू को 1 से 10 के बीच में लाना पड़ेगा। तो मैं दशमलव को एक स्थान कहाँ ले जाता हूँ, बाईं तरफ, तो ये बन जाएगा 3.96 और 10 की घात मुझे 1 जोड़नी पड़ेगी तो आंसर आ जाएगा 3.96 × 10⁻−19 जूल। ये उस फोटोन की ऊर्जा होगी जितनी ऊर्जा वाले फोटोन इस प्रकाश किरण पुंज में उपस्थित होंगे। तो मुझे लगता है अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 है। प्रश्न कुछ इस तरह से कि दृश्य क्षेत्र में प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, कौन से प्रकाश की, जो हमें दिखाने में हेल्प करता है, उसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। जिसे हम लाइट कहते हैं वो दृश्य प्रकाश ही होता है। वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिनमें से बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है 390 नैनोमीटर, और पीले और हरे रंग के लिए जो औसत तरंग दैर्घ्य है वो है 550 नैनोमीटर। इसमें पीले और हरे दोनों कलर हैं, उनका हमने औसत निकाल लिया है। जबकि लाल रंग के लिए कितनी है 760 नैनोमीटर। तो हमें यह पता करना है कि इन सभी रंगों के प्रकाश में उपस्थित जो फोटोन है उनकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी। तो ऊर्जा का एक मात्रक तो देखो जूल होता ही है, लेकिन यहां पर हमसे फोटोन की ऊर्जा पूछी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर तरंग दैर्घ्य देकर के और हमसे ऊर्जा पूछी जाती जूल में तो हम प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत सीधा सीधा लगा देते। तो एक तरीका क्या है कि आप हर फोटोन की जो तरंग दैर्घ्य है पहले यहां पर डालें मीटर में, फोटोन की ऊर्जा निकालने जूल में, और फिर उसके बाद आपको ये बात पता हो कि ऊर्जा का जो एक मात्रक है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल से संबंध क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 × 10⁻−19 जूल होते हैं। तो अगर आप ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 1.6 × 10⁻−19 से कर देना है विभाजित। तो देखिए हम बार बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि पहले ऊर्जा जूल में निकालेंगे फिर इस वैल्यू से विभाजित करके फिर ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। मैं क्या करता हूं, जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के सूत्र हैं उसमें फोटोन की ऊर्जा ईवी में निकालने के लिए डायरेक्ट इन सूत्रों में ही विभाजन कर देता हूं उस वैल्यू का। तो यहां पर पहली वाली वैल्यू आ जाएगी 4.125 गुणा 10⁻−15, और आवृत्ति इस बार भी आपको डालनी है हर्ट्ज में। तो जब आप इस बार आवृत्ति हर्ट्ज में डालोगे तो आपकी डायरेक्ट जो फोटोन की ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगी। जैसा भी ये जो मैंने पिछला वाला प्रश्न सॉल्व किया था तो यहां आवृत्ति हमें हर्ट्ज में दे रखी थी, फिर मैंने ऊर्जा h × न्यू से किस में निकाली, जूल में, और फिर इसका अगर मैं विभाजन करूंगा तो निकल कर आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर मैं इस आवृत्ति को डायरेक्ट यहां ले जाकर के डाल दूं तो मेरे फोटोन की ऊर्जा जूल में ना निकल करके डायरेक्ट निकल कर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस सूत्र को आप याद कर लो, क्योंकि आगे जब हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बार बार हमें फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालनी पड़ेगी। तो हर बार हम जूल में निकाल करके फिर विभाजन नहीं करेंगे।
और इसमें अगर मैं विभाजन कर दूं 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, तो ये आएगा 1240, और बटे में जो तरंग दैर्घ्य है उसको आपको डालना है नैनोमीटर में। तो ये बहुत ही आसान सा सूत्र बन गया कि 1240 को आप किसी भी विकिरण की तरंग दैर्घ्य से विभाजित करो, बस तरंग दैर्घ्य की जो आपकी यूनिट है वो नैनोमीटर में होनी चाहिए, आपके फोटोन की ऊर्जा डायरेक्ट निकल कर आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, अगर उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां ले जाकर के लगाऊं, तो पहले जो हमारा बैगनी कलर का प्रकाश है उसकी तरंग है 390 नैनोमीटर, और ये जो प्रकाश है मैक्स प्लैंक के अनुसार ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इस प्रकाश ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो फोटोनों के रूप में हो रहा है, और एक फोटोन की ऊर्जा अगर आपको निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डायरेक्ट क्या सूत्र प्रयोग करने वाले हैं, 1240 को विभाजित कर दो 390 से, क्योंकि वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य हमारी पहले से ही नैनोमीटर में है, तो ये आंसर आएगा लगभग 3.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई बैगनी कलर का जो प्रकाश है उसमें उपस्थित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पीले और हरे रंग का ये जो प्रकाश है जिसकी औसत तरंग दैर्घ्य 550 नैनोमीटर, उसमें उपस्थित फोटोन की ऊर्जा निकालोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर से 1240 को आप विभाजित कर दो किससे, 550 से। आप क्या देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, और 55 से ये जो हमारा 124 है वो 2.25 बार विभाजित होगा, तो लगभग ऊर्जा आएगी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरह से आप लाल रंग के प्रकाश के लिए भी पता कर सकते हो, 1240 को आपको विभाजित करना है किससे, 760 से, तो आप क्या देखोगे ये आंसर आएगा लगभग 1.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी जो तरंग दैर्घ्य है वो नैनोमीटर में ही होनी चाहिए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने तीनों रंगों के प्रकाश में जो उपस्थित फोटोन है उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी आसानी से निकाल ली, वरना हमें क्या करना पड़ता, पहले वेवलेंथ मीटर में डालनी पड़ती, और फिर फोटोन की ऊर्जा जूल में निकल कर आती, फिर इस वैल्यू से हम विभाजित करते, तब जाकर के हर फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आती, तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता। और आगे जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है उसमें हम इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग ज्यादा करने वाले हैं, तो उन्हें आपको याद करना ही करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये समझते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत की जो शक्ति है या फिर उसकी जो तीव्रता है उसको किस तरह से परिभाषित किया जाता है, और उस पर आधारित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं।